हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के यानी 12th क्लास के आर्ट्स के होम साइंस के विषय के बारे में कुछ बताऊंगा। उसमें कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों के बारे में मैं आज कुछ बताऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड बराबर लगातार पूछती रहती है। 1 साल 2 साल 3 साल अतरा करके बराबर पूछती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग जानेंगे। आखिर ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो बराबर पूछते हैं। तो देर न करते हुए हम लोग चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं ये कौन कौन से प्रश्न होते हैं। तो आज पहला सवाल देखते हैं होम साइंस का, क्या है जो बिहार सरकार बार बार पूछती है। पहला सवाल है, राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम क्या है। राष्ट्रीय टीकाकरण मतलब राष्ट्र के स्तर पर, पूरे देश स्तर पर कुछ ऐसे टीका कार्यक्रम होते हैं जो चलाए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। वह क्या है, यह क्यों चलाए जाते हैं, यह कैसे चलाए जाते हैं, हम लोग देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय टीकाकरण भारत सरकार द्वारा 1950 ईस्वी में घातक बीमारियों से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया। कह रहा है भारत सरकार कुछ कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, घातक होते हैं। तो इन बीमारियों से बचाव के लिए भारत सरकार 1985 ईस्वी में यह एक कार्यक्रम शुरुआत की गई जो सबके लिए टीका हो, कोई भी बीमारी घातक किसी भी व्यक्ति को न आए, इसके लिए भारत सरकार ने 1985 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कह रहा है राष्ट्रीय टीकाकरण भारत सरकार द्वारा 1950 ईस्वी में घातक बीमारियों से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिला तथा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जाता था। कह रहा है जितने आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल को ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। तो जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सबों पर घातक बीमारी से बचाव के लिए भारत सरकार ने 1985 ईस्वी में टीका लगाता था, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिला, प्राथमिक स्वास्थ्य पर केंद्र पर ले जाकर के जितने गर्भवती महिला होती थी और उनसे जो बच्चे होते थे, या इनकी आयु 0 वर्ष हो या 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बीच के जितने भी बच्चे होते थे, उन सबों को यह टीका लगाया जाता था। कह रहा है ये बीमारियां निम्नलिखित है। कौन कौन से बीमारी के टीका लगता था स्वास्थ्य केंद्र पर, तो कह रहा है ये बीमारी निम्नलिखित है, ये टीका लगाया जाता था। कौन कौन से टीका लगाया जाता था। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया एक प्रकार के बहुत ज्यादा खतरनाक घातक बीमारी है। इनसे बचाव के लिए भारत सरकार ने 1985 ईस्वी में डिप्थीरिया का टीका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाना शुरू किया। दूसरा कह रहा है टिटनेस। टिटनेस भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है। इनसे बचाव के लिए भारत सरकार ने 1985 ईस्वी में टीका लगाना प्रारंभ किया। तीसरा कह रहा है पोलियो। पोलियो का टीका भी अभी भी लगाया जाता है और एक अन्य कार्यक्रम भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है जिसका नाम है पल्स पोलियो अभियान। यह सरकारी स्कूल तथा प्राइवेट स्कूल में भी भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम अभी भी चलाया जाता है, जिसमें सभी बच्चे घूम घूम कर पोलियो का प्रचार प्रसार करते हैं और इनके पोलियो को दूर भगाने का कार्यक्रम चलाते हैं। पल्स पोलियो में बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं, जैसे 2 बूंद दवा पोलियो हवा, बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं। इनसे लोगों को जागरूक किया जाता है। से पोलियो एक खतरनाक बीमारी है, इनसे लोग बचें और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के टीका लें। अगला कह रहा है क्षय रोग। क्षय रोग भी बहुत
घातक बीमारी है। इनसे बचने के लिए भारत सरकार 1985 ईस्वी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगाना प्रारंभ किया था और अभी भी लगता है। अगला कह रहा है खसरा। खसरा से बचने के लिए भी भारत सरकार 1985 ईस्वी में टीका लगाना प्रारंभ किया था और अभी भी लग रहा है। जिनको भी लगाना है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के इन सबों का टीका, डिप्थीरिया का, टिटनेस का, पोलियो का, क्षय रोग का और खसरा का टीका ले सकते हैं। तो हमने इस प्रकार जाना से टीका कार्यक्रम 1985 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य है जितने भी गर्भवती महिला हैं या 0 से लेकर के 5 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सबको घातक रोगों से बचाना। घातक रोग से बचाने के लिए इन सबों को टीका लगाया जाता है। कौन कौन से रोग से बचाव के लिए? तो वह कह रहा है डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग, खसरा, इन सभी बीमारियों से बचाव के लिए टीका लगाए जाते हैं। देखते हैं अगला सवाल। तो आज का अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है स्टार्च या स्टार्च लगाना क्या है। तो कह रहा है वस्त्रों को सफाई करने के बाद उसे कड़ा करने के लिए चावल, अरारोट, मैदा की पतली लेई चढ़ाना स्टार्च कहलाता है। कह रहा है जब हम कपड़ा साफ करते हैं और साफ करने के बाद कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसको कड़ा किया जाता है, तो कड़ा करने के लिए हम या नहीं तो मैदा की लेई लेंगे या चावल लेंगे, चावल का जो माड़ होता है वो लेंगे, या अरारोट को पानी में बढ़िया से घोल देंगे और साफ कपड़ा को उसमें डुबा करके उसको सूखने के लिए पसार देंगे, तो उसे ही स्टार्च कहते हैं। वही कह रहा है वस्त्रों को सफाई करने के बाद उसे कड़ा करने के लिए चावल, अरारोट, मैदा की पतली लेई चढ़ाना स्टार्च कहलाता है। मतलब कपड़ा को साफ करने के बाद कड़ा करने के लिए मैदा की लेई, अरारोट, चढ़ाना स्टार्च कहलाता है। अगला सवाल है तंतु किसे कहते हैं। आखिर तंतु है क्या? तंतु के बारे में हम लोग जानते हैं। करा वस्त्र निर्माण करने वाली छोटी छोटी इकाई को तंतु या रेशा कहते हैं। जब वस्त्र का निर्माण होता है, ये जो हम शर्ट पहने हुए हैं, तो इसका निर्माण के लिए बहुत छोटे छोटे इकाई की आवश्यकता होती होगी। तो ये कह रहा वस्त्र निर्माण के लिए बहुत छोटी छोटी इकाई को तंतु कहते हैं। यह कपास, रेशम, नीलम का होता है। यह जो है कपास से सबसे पहले सूत काटा जाता है, उसके बाद इसको बुना जाता है, उसके बाद यह वस्त्र तैयार होता है। तो ये कह रहा है तंतु वस्त्र निर्माण करने वाली छोटी छोटी इकाई को तंतु कहते हैं। यह कपास, रेशा, नीलम का होता है। अगला सवाल कह रहा है निवेश क्या है। निवेश क्या है? व्यक्ति द्वारा अपने बचत की राशि को किसी कारोबार में लगाना या बैंक के बचत या सावधि जमा खाता में रखना निवेश या विनियोग कहलाता है। कह रहा है जब आप कमाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा या नहीं तो आप बैंक में रखिए, या नहीं तो इसका कुछ हिस्सा आप अलग कारोबार में लगाते हैं, तो यही निवेश कहलाता है। तो ये कह रहा व्यक्ति द्वारा अपने बचत की राशि को, मतलब खा पी करके जो बचता है वो राशि को अपने किसी कारोबार में लगाना। आप बिजनेस व्यापार में लगा रहे हैं, किसी कारोबार में लगा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल उद्योग में लगाता है, कोनो होटल में लगाता है, कोनो कोचिंग में लगाता है, कोई कपड़े के दुकान में लगाता है, कोनो पोल्ट्री फार्म खोलता है। तो बचत के बाद जो राशि होता है किसी कारोबार में लगाते हैं, या बैंक के बचत, या नहीं तो आप ये कारोबार में ना लगा करके बैंक में जाकर के बचत
जमा खाता में आप जमा कर देते हैं तो वही निवेश कहलाता है, या उसी को विनियोग भी आप कह सकते हैं। स्तनपान क्या है? स्तनपान आखिर होता क्या है? तो कह रहा है माता के द्वारा अपने शिशु को अपने स्तन से निकलने वाले दूध को पिलाना। माता जब अपने स्तन से बच्चे को दूध पिलाती है तो इसी को स्तनपान कहा जाता है। माता जब अपने स्तन से बच्चों को दूध पिलाती है तो उसे ही स्तनपान कहा जाता है। दूसरा सवाल है खाद्य संरक्षण क्या है? जो आप खाते हैं उसे आप किस प्रकार से संरक्षित रखते हैं जो ज्यादा दिन तक चले, उसी को खाद्य संरक्षण कहते हैं। खाद्य पदार्थों को विभिन्न विधियों से सुरक्षित रखना। खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं, जैसे चावल, दाल, गेहूं, फल। तो इन सब को हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं? वही कह रहा है खाद्य पदार्थों को विभिन्न विधियों द्वारा सुरक्षित रखना खाद्य संरक्षण कहलाता है। जैसे फल है तो फल को हम बोरा में नहीं रख सकते हैं, फल को कोल्ड स्टोर में हमको रखना पड़ेगा तो ज्यादा दिन तक सुरक्षित रह सकता है। दही है तो दही को अगर आपको ज्यादा दिन तक रखना है तो फिर इसको आप घर में रखिएगा तो फिर खराब हो जाएगा, तो इसके लिए आपको फ्रिज चाहिए। फ्रिज में आप दही रखिएगा तो ज्यादा दिन तक यह सुरक्षित रह सकता है। अनाज है तो फिर अनाज को आप कोल्ड स्टोर में रख दीजिए, ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहेगा। आलू है, आलू को आप कोल्ड स्टोर में रख दीजिएगा तो ज्यादा दिन तक यह सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार हम विभिन्न पदार्थों को, जो खाने योग्य पदार्थों होता है, उन सबों को ज्यादा दिन तक विभिन्न प्रकार के विधियों द्वारा सुरक्षित रखना एक खाद्य संरक्षण कहलाता है। अगला सवाल कह रहा है सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव क्या है? वह जीव जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं पृथ्वी पर, कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात उसे माइक्रोस्कोप से देखना होगा, उसे ही सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे दही हम लोग तो खाते हैं, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, यह भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन इसको आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगा करके देखना पड़ेगा, तब इसे हम देख सकते हैं। या नहीं तो दही को जब 10-12 दिन तक आप छोड़ दीजिए तो उसमें देखिएगा थोड़ा बड़ा बड़ा सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, तब उसे हम नंगी आंखों से आराम से देख सकते हैं। तो वही कह रहा वह जीव जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा को आप अमीबा एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन आप इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से आप देख सकते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा आप देख सकते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, यूग्लिना, ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। आप इसे नंगी आंखों से न देख करके माइक्रोस्कोप की सहायता से आप देख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है वैसे जीव जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, यूग्लिना, ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं, इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन वाली बटन को दबा दे और अधिक से अधिक आप शेयर करें। थैंक यू।